This call is now being recorded. This call is now taking notes. चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया ना, तुम्हारा 14th और 18th को टेस्ट है। ठीक है, स्टार्ट कर। एक बार केमिस्ट्री के नंबर बता दीजिए, अभी आपका स्कोर मुझे मिला नहीं है। गुड इवनिंग गर्ल, एक बार केमिस्ट्री का स्कोर बता दीजिए आप लोग मुझे चैट में। जिसने बता दिया वो रहने दे सकता है, ठीक है। 66, 51, ऑल राइट। 65, ओके। राहुल एट्टी, टॉपर है क्या राहुल क्लास का? 68, 61, 38, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, सभी का इम्प्रूव हुआ है स्कोर ऑलमोस्ट। लाइन भी गया है क्या? आरुष आपका स्कोर क्या है? सक्षम आपका क्या बताया था आपने अभी? 62। नाइस। आरुष आपका कितना है स्कोर बेटा? मैम 24। कम क्यों आया? चेक करा, गलतियां चेक करी? मैम थोड़ा नेगेटिव हो गया ज्यादा। ज्यादा तो करना ही नहीं हमें इस टाइम पे। एनालिसिस करो आरुष, पता चले कि एक सब्जेक्ट की वजह से ही हमारा स्कोर कम रह गया, ये नहीं होना चाहिए, है ना? यस मैम। मेरा कहीं भी सपोर्ट चाहिए मुझे बोलो, एक्स्ट्रा क्लास लगानी है मैं लगा लूंगी, लेकिन इतना नहीं, अपने को जाना पड़ेगा बेटा 40 तक, ठीक है? यस मैम। सेम आदित्य आपके लिए भी। आदित्य आप कौन से बैच में हो? इस ग्रुप में तो नहीं हो, मैं तो पता नहीं कौन सा आदित्य है। चलिए ठीक है, खैर आदित्य आपको भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक, जल्दी हो जाएगा आज का डिस्कशन, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवा ही रखे हैं तुम्हें ऑलरेडी, है ना? PYQ में से ही बनाया था पेपर इस बार। यस मैम। चलिए आइए, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, तो आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, अपने को रिड्यूसिंग एजेंट पहचाना है। फिर भी अगर आपको लगे ना कि मैम ये कॉन्सेप्ट में तो मैं गलती कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो थोड़ा आप इसको और डिटेल में समझा दूं तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। राइट, सो यहाँ पे स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है ना? और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो आप ये देख लो, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? अपना मैग्नीज वाले का है, राइट? तो वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद इसका है, सबसे कम किसका है? क्रोमियम वाले का है। जब क्रोमियम +3 से क्रोमियम में जा रहा है तो उसका नेगेटिव में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यही होगा। बात आती है क्रोमियम +3 भी ऑप्शन में तुम्हें दे सकता था, वो क्रोमियम भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमियम ऑक्सीडाइज करेगा क्रोमियम +3 में, ना कि क्रोमियम +3, राइट? क्रोमियम विल ऑक्सीडाइज इनटू क्रोमियम +3। तो ऑप्शन में क्रोमियम +3 भी आपको दिया जा सकता था कंफ्यूजन के लिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका आंसर अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा?
बी वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जहां पे ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप लोगों को देखना आना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। तो सब में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आपको ध्यान से देखो, सब में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये सवाल आता है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही कर दे स्टूडेंट, और आपको तो करना ही करना है अगर ये किसी की भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये भी 20 सारे मेरे ख्याल से 2025 के डाले हुए हैं इसमें। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पहले भी आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे। तो जितने भी तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ हैं और इसके सॉल्यूशन चैप्टर के ग्राफ हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ग्राफ हैं, और जिसने 11th की भी वो पढ़ रखी है फिजिकल, है ना, कुछ बच्चों ने 11th की फिजिकल पूरी पढ़ रखी है, वो वाले ग्राफ भी आप लोग जरूर करके जाएंगे। उसको अपने ब्लैंक पेज ले लो 2, उस पे बना बना के प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां से एक 4 नंबर का सवाल तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। मोस्टली चांसेस हैं ग्रेड 12 की फिजिकल में से वो क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे टी हाफ वर्सेस आर नोट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही जो है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ना। ln 2/k होता है, k इज योर रेट कांस्टेंट, राइट, और यू कैन से 0.693/k। तो ये बिल्कुल ठीक है कि दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट बोल रहा है कि log r/r0, इसका स्लोप इन्होंने दे रखा है k/2.303। क्या वो कह रहा है कि वैलिड होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो log तो आता है फर्स्ट में, तो अपने पास क्या होता है kt इज इक्वल टू 1/3.303, एक सेकेंड, ऊपर आएगा 303, a इज इक्वल टू 2.303/t। लोग a नोट बाय 80 होते हैं, यहाँ पे मैं r नोट बाय RT लिख रही हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये वर्सेस टाइम चाहिए, तो क्या करूं, kt इज इक्वल टू 2.303 लोग r नोट बाय RT। अब इस 2.303 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, ठीक है जी, बोलो। अब अगर तुम r नोट बाय RT के बीच में ग्राफ पुट करते हो वर्सेस टाइम, तो आएगा तुम्हारा स्लोप 2.303। यस और नो? किसने बोला है लोग r/r0, तो वो आएगा -k/2.303। तो ये गलत हो गई है स्टेटमेंट, ये गलत हो गई है स्टेटमेंट। तो पहली ठीक है और दूसरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको आराम से काम लेना है इस वाले क्वेश्चन में। डन है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो आपको क्या बोला है, ध्यान से करना है इसको आप लोगों को। फॉर रिएक्शन, इसमें क्या किया हुआ, एनालीन से ऑर्थो ब्रोमो एनालीन बना रखे, करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स बताना। इसमें हम सारी चीजें ध्यान से देखेंगे कि क्या हो सकता है, राइट। चलिए आइए। तो बेसिकली इसने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो। पहले स्टेप में इसने क्या डाल रखा है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड डाला हुआ है, तो वो ब्रोमिनेशन करवाएगा, है ना, पैरा पे ऑर्थो पे। फिर उसने वाटर डाल रखा है बेसिक मीडियम में, आगे तो फिर क्या रिएक्शन करवा रहे हो, फिर तो वहां रिएक्शन नहीं होगी आगे, राइट। अब यहाँ पे क्या डाला हुआ है देखना, सी वाले ऑप्शन में पहले एसिटिक एनहाइड्राइड डाला हुआ है, ध्यान से देखना एक बार। तो एसिटिक एनहाइड्राइड डालने का मतलब क्या है, एसिटाइलेशन हो जाएगी, बोलो। ये हमने किया था, ये रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नोट्स में भी लिखी हुई है, वहां पे उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर लिया है, तो हमें याद है हम क्या करते थे बेसिकली, इस NH2 की जो पावर थी उसको कम करने के लिए ही ये करते थे हम, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलता है, अगर हमें मेजर बताना है तो पैरा पे लगता था, यस और नो? ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ इसने, NOH दिया हुआ है, आपको पता है ये अमाइड है। अमाइड की बेसिक मीडियम में क्या हो जाती है मैम, हाइड्रोलिसिस हो जाती है,
तो ये बनना चाहिए था, मेजर तो यही बनेगा ना, यही तो बनवा रखा है तुम्हारी नोटबुक में। बट आंसर क्या था, ये नहीं है, क्योंकि हमें पहली बात है प्रोडक्ट में बी आर यहाँ चाहिए, वो कह रहे हैं वो वाला मेजर है, तो यानी कि कुछ तो है ही गड़बड़बाजी। तो यहाँ पे सी आंसर इसका नहीं हो सकता। अब सी नहीं हो सकता तो कौन सा हो सकता, लेट्स चेक बी। देखो सबसे पहले क्या किया हुआ है, H2SO4 किया हुआ है, एसिड डाला हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, एनिलीनियम आयन मिलेगा, ठीक है, ये H+ ले लेगा, इसके बाद क्या होता है इसके बाद आपको क्या मिलता है, जैसे ये बनता है इसके बाद आपको सल्फोनिक ग्रुप मिलता है ऑर्थो और पैरा पे, याद है, एक आपको ऑर्थो पे मिलता है और एक आपको पैरा पे मिलता है। देखो ये रिएक्शन, सल्फिनिलिक एसिड मिलता है, याद करो, सल्फिनिलिक एसिड मिलता है, ये वाला आपका मेजर होता है, ऊपर वाला आपका माइनर होता है। टेम्परेचर आप हीट कर दो इसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो इन्होंने एसिटाइलेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं एसिटाइलेशन कराऊंगी एसिटिक एनाहाइड्राइड की प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा मुझे, वही NHCO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यही है बेटा, ये एसिटिक एनाहाइड्राइड ही है ये। देखो एक बार यहाँ पे ऑर्थो पे है और एक बार अपने को पैरा पे मिल जाएगा, ठीक है मैम। आगे देखो क्या है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन है, फिर हीट किया गया है। अब ध्यान से देखो ब्रोमिनेशन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पैरा वाली जो है वो तो बुक की गई है, मतलब लाइक पैरा वाली तो ब्लॉक्ड है, मेजर यही है ना इसमें, हाँ या ना, हम मेजर की तरफ ही जा रहे हैं बेटा, तो ये वाली पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ब्रोमीन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ऑर्थो पे, टेल मी सारे बच्चे, राइट। अच्छा, उसके अलावा वाटर दिया हुआ, हीट किया हुआ है, याद है तुम लोगों को ये स्टेप, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब लाइक एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की है, मतलब लाइक ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत ज्यादा भी नहीं सॉल्व किए होंगे। तो वाटर हीटिंग, आपको यहाँ पे वाटर और हीट दिया हुआ है बेसिकली, तो वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ ब्रोमीन तो लग रहा है, उसके साथ साथ हीटिंग, क्योंकि SO3 एक अच्छा एसिडिक ग्रुप है ना, तो यहाँ से क्या हो जाती है, डीसल्फोनेशन हो जाती है, याद आ रहा है ये स्टेप, डीसल्फोनेशन हो जाता है यहाँ पे, और जब डीसल्फोनेशन हो जाएगा तो तुम्हारा यहाँ से SO3H ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना था। उसके बाद NOH दिया हुआ है, तो अमाइड की क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। अब जाके बनेगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से PYQ ही है तुम्हारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। हाइड्रोजन एटम के लिए कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट होगी, तो मैंने तुम्हें बोला था हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर है वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, याद है तुम्हें, 2s 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होगी, ऐसे ही 4s 4p 4d 4f की एनर्जी सेम होगी। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, राइट। तो अगर तुम देखो आपको लोवेस्ट एनर्जी पूछा, हाईएस्ट वाला तो 4 वाला होगा, और लोवेस्ट कौन सी होंगे, तीनों ही, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी ना, 3px 3dx डैश वाई स्क्वायर 3dz स्क्वायर, फिर 4s और 4pz, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, BCD। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट था ये अपना कॉन्सेप्ट, जब आपको वो करवाया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, गलती हो जाएगी ना फिर नितांत, ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता
देन वो बात अलग होती, राइट। आपसे हाइड्रोजन एटम पूछा है तो N+L आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। चलिए, उसके बाद 2025 की जो शिफ्ट्स हुई थी वहां पे काफी सारी शिफ्ट्स में हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड सवाल पूछा गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो वो एक सवाल के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो पूछेंगे। जैसे मान लो 21 जनवरी को तुम्हारा पहला पेपर है, राइट। तो जो 21 जनवरी वाले पेपर में सवाल आएंगे ना, 200% मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, वो 22 में भी देगा वही क्वेश्चन, 23 में भी देगा, पक्का देगा। क्योंकि एक बार वो देता है ना तो उसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को रिपीट करता है। रिपीट मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वही सिमिलर के। अगर मान लो 21 वाले पेपर में वो ड्यूमास मेथड से क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब ये है, और इवनिंग वाली शिफ्ट में भी आया ड्यूमास या जेल डाल से, इसका मतलब वो देना चाह रहा है ये वाले क्वेश्चंस। तो या तो फिर नेक्स्ट वाली शिफ्ट में ड्यूमास जेल डाल से आएगा मेथड, या लसाइन एक्सट्रैक्ट से आएगा, समझ रहे हो, उसी पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसका 21 को पेपर है, कोई है जिसका 21 को पेपर है, हैंड रेज करिए प्लीज। अच्छा, गर्ल सुमित तुम लोगों का, अच्छा गर्ल सुमित संदीप आदित्य, ओके, तुम लोगों का 21 को है तो तुम्हें थोड़ा बेनिफिट, बट तुम्हारा पेपर कंपैरेटिवली आसान आएगा, ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट में, अच्छा वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 30th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन स्ट्रक्चर sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये हमने पहले भी किया था। sp वाला एक ये हो जाएगा, 1 2 3, ध्यान रखना कार्बन पूछा है, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। और sp2 वाले अपने कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 3 एंड 5 इज द फाइनल। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, पेपर अगर कम, अगर आपका इजी जाएगा ठीक है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन जिसका टफ आएगा उसकी कट ऑफ कम जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि शिफ्ट वालों को ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है, जिनका मुश्किल आया वो तो बेचारे माथा पकड़ के बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। मैम हार्ड वालों को ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बात तो बेनिफिट देखो, जिनका हार्ड आएगा उस वाले पर्टिकुलर पेपर में कट ऑफ कम चली जाएगी। जहां पे तुम्हारा पेपर जिस शिफ्ट में इजी आएगा, कंपैरेटिवली देखा गया, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स होती है ना 2 3 4, उनका इजी रहता है पेपर और कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेकिन जब वो रिजल्ट निकालते हैं ना, क्योंकि भाई सबका निकालना होता है ना, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि इस बच्चे को ज्यादा बेनिफिट मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज की कभी भी मत सोचना ये वाली चीज, ठीक है। 32 देखो, ये तो मैंने काफी बार करा दिया, अब एक बार लास्ट बार देख लो। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ओजोन में सेम होती है, रेजोनेंस की वजह से सेम होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। वो कह रहे हैं ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन में वो ग्रेटर देन होती है डबल बॉन्ड से और लेस देन होती है सिंगल बॉन्ड से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका पहले सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, फिर ये पार्शियल वाला, फिर प्योर डबल बॉन्ड, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट 2, the strong lone pair repulsion between oxygen atom is solely responsible for the fact that bond length ozone is smaller than that of double bond। ये तो गलत हो गया है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना दोनों स्टेटमेंट आपस में, तो ऊपर वाली सही है, नीचे वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। डन है, चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम से है। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये आसान सवाल है, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है नॉर्मल भी कि इक्विलिब्रियम पे अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करूं, देखो अगर मैं रेट वर्सेस टाइम की बात करूं ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करूं, तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक टाइम के बाद देखो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, देखो HI की, I2 की, H2 की, देखो सब में दिख रहा है सबको,
राइट। अब तुम्हें चेक करना है कि ग्राफ कौन सा ठीक है। अब H2I2 क्योंकि रिएक्टेंट है, HI प्रोडक्ट है, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी और रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही होगी जैसे रिएक्शन जब स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो ना, H2 की कम हो रही है, I2 की कम हो रही है और HI की बढ़ रही है। तो ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा अपना? सेकंड वाला ग्राफ सही हो जाएगा। जिनको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया ना वो पढ़ के जाएंगे, राइट। लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ा था आपने तो अब उठा के मत बैठ जाना, इस टाइम पे कोई बच्चा नया चैप्टर नहीं करेगा, जो हो गया, अब रिवीजन ही करो। तुम उतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास कि कुछ नया उठा के बैठो। 35 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तुम्हारे भी शिफ्ट में आएगा, पक्का आएगा, आते ही है ये क्वेश्चन। टाइटेनियम +3 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.8 के आसपास, यानी कि A का थर्ड। वेनेडियम 2+, स्कैंडियम टेरिविडाई 3d3 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 का 3.8 के आसपास। निकल +2 D8 कितने अनपेयर्ड? 2 2.8 के आसपास। स्कैंडियम 3+ 0 कहीं पता चले ये तो सही कर लिया, जल्दबाजी में हंसते हंसते ऑप्शन ही गलत कर दिया, अरे मैम ये क्वेश्चन आ गया था, हम तो हंसते हंसते गलत पे लगा के आ गए। ठीक है, तो तुम ही माथा पकड़ोगे फिर आगे। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें तो गलत नहीं करना है तुम लोगों को। तो A का फर्स्ट नहीं, A का अपना थर्ड आ जाएगा, उसके बाद B का आ जाएगा फर्स्ट, A का थर्ड B का फर्स्ट। अच्छा 2 ऑप्शन में है, C का क्या आ जाएगा फोर्थ और D का आ जाएगा सेकेंड। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिमेंटल कंपोजिशन दिया हुआ है कंपाउंड का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज। मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, मोलिकुलर फॉर्मूला अपने को बताना है। तो परसेंटेज कार्बन की 54.2, हाइड्रोजन की 9.2 और ऑक्सीजन की 36.6%। सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास बाय मोलर मास 54.2 बाय 12, 9.2 बाय 1, 36.6 बाय 16। ठीक है, आगे चलो। ये कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कर रही हूँ कैलकुलेट, तुम्हें भी पेपर में नहीं करना है। आ जाएगा आंसर 12 4 है ना, ये 9.2 और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं 2 पॉइंट समथिंग। अब जो छोटा नंबर होता है उसको सबसे करना है डिवाइड, तो ये 1, ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 2, तो C2H4O, दिस विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर मास आपको दिया ही हुआ है, तो N कैसे निकालते हो? मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास 132 और ये कितना आ जाएगा? 32 आ रहा था, 32 आ रहा है, तो 4 पे गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना C8H16O2। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैम 3 पे जा रहा था, ये 3 पॉइंट समथिंग। कौन जा रहा था 3 पे? मैम डिवाइड होके अच्छा, C6H12 और O3 3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये नहीं आते, ये वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तुम लोगों का। When ethane 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel 2 chloride, the sequence of color change observed. तो यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी ये छोड़ना ही नहीं है तुम लोगों को। देखो इसका मतलब अगर तुम ये छोड़ रहे हो इसका मतलब तुम लोग नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैंने स्पेशली बोला था कि
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एनसीईआरटी से ही यूं कॉपी पेस्ट करके ही आया था, ये 2025 में आया था ये क्वेश्चन, 24-25 में आया होगा। ठीक है, तो नोट्स को पूरा डिटेल में रिवाइज करो, ऊपर ऊपर से मत करो उसको रिवाइज, ऊपर ऊपर से करोगे फिर ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन बना पाओगे, ये याद रखना तुम लोग। ठीक है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हो अभी तो अच्छे से उसको करो, और जहां पे मैंने उसमें नोट्स में इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है वो करना ही करना है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो निकल का ये कॉम्प्लेक्स है एक्वा कॉम्प्लेक्स, जैसे आप इसमें इथाइलिन डायमीन डालोगे तो क्या होगा, जैसे वो रिप्लेस करेगा नो डाउट कलर चेंज होगा। जैसे ईएन बाइडेंटेट लिगेंड है तो कितने वोटर को करेगा रिप्लेस, 2 को, तो यहाँ पे 4 रह जाएंगे, एक ईएन रह जाएगा, देखो। ठीक है, ऐसे ही एक और ईएन आएगा तो कितने वोटर को रिप्लेस करेगा, 2 को, फिर मैम यहाँ पे तो निकल क्लोराइड है ना, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में तो निकल क्लोराइड है। क्लोराइड, क्लोराइड बाहर है मेरा बेटा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। और क्लोराइड हम लिगेंड के लिए यूज नहीं करते हैं, पहली चीज, राइट। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, डन। तो इसका जो कलर होता है मेरा बेटा, इसका कलर होता है आपका ग्रीन, इसका कलर होता है ग्रीन, फिर ये पेल ब्लू, फिर ये ब्लू, और ये वोलेट कलर। देखो डायरेक्ट कलर पे सवाल आ रहा है, समझ रहे हो, डायरेक्ट कलर पे सवाल आ रहा है। तो यानी कि इस जो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलग से चमक रहा है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। और वैसे भी देखो एक ही ऑप्शन था, अगर तुम्हें इसका भी पता होता ना, और ये तुम्हें लिखवा भी रखा है, अगर तुम्हें सिर्फ इसका भी पता होता तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता, राइट। तो बेसिकली आपसे इसमें एक और क्वेश्चन भी, हाँ यार राहुल तुम्हारी मेमोरी बहुत तेज है यार, इतना तो मेरे को भी याद नहीं था, लेकिन बस ये याद था कि मैंने ग्रीन लिखवाया था तुम्हें, बहुत सही। तो हाँ, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेबल होगा आपका कॉम्प्लेक्स, तो आपका जो ये लास्ट वाला है वो स्टेबल होगा, निकल, जिसमें EN 3 है। क्यों होगा, किलेशन की वजह से, है ना। किलेशन एक फैक्टर है ना जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होने वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान, कलर तो डी कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है ना। देखो सबका नहीं रट्टा मार सकते हो आप, पहली चीज तो ये वाला क्वेश्चन उससे नहीं होगा, ये लिगेंड के उससे होगा, देखो इससे विबग्योर से। कुछ तो मैंने तुम लोगों को रट्टा मरवा दिया था, जैसे निकल +2 का मैंने आप लोगों को याद करवा दिया था, D8 में जनरली ग्रीन कलर होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे, ऐसे नहीं करोगे कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, क्योंकि ये वैसा वो क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वोटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, अब आप EN क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे हो, राइट। जब आप वीक फील्ड लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से रिप्लेस करा रहे हो तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो। तो अगर तुम यहाँ पे देखो सबके कलर क्या आए हुए हैं, पेल ब्लू, ब्लू और वोयलेट आया हुआ है, राइट। और वोयलेट वाला जो कलर होता है इसकी जो लेमडा है वो कम होगी, एनर्जी क्या होती है इसकी, ज्यादा। और तुम देख लो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो इसका वोयलेट कलर तुम्हें देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद ब्लू है, फिर उसके बाद पेल ब्लू है, तो उससे ये एक्सप्लेन होगा ये, ठीक है। और ये कलर तो निकल के आते हैं कि भाई साहब इसका ये कलर होगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन देख के जिसके कुछ कॉमन कलर्स हैं वो हम याद कर सकते हैं, लेकिन सबका रट्टा नहीं मार सकते कि इसका यही कलर होगा, राइट। सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। तो आपको भी सारे कलर के, सारा
रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसका ये होगा, राइट। जो जो मैंने याद करा रखे हैं किस किस मेटल आयन के कलर आपके ये होंगे वही आपको याद करना है। जैसे D9 वाले के जनरली ब्लू कलर होता है, जैसे कॉपर 2+ D9 में है ब्लू कलर होगा, है ना। D8 वाले जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं, जैसे जिसमें एक निकल +2 एक एग्जाम्पल है उसका ग्रीन कलर होगा, ठीक है। तो ये जो 4-5 मैंने लिखवाए थे Mn+2 का ऐसा वो होता है, पेल पिंक सा कलर होता है, बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर होता है। तो जो मैंने ये लिखवाए थे वो वाले आप ध्यान में रख लो बस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन एंड सी लिख लो इसको कि ये आपको रिवाइज करना है, लिख लो उस चीज को। द कंडीशन एंड कंसिक्वेंसेस दैट, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कौन फेवर करेगा, आर्यन कौन फेवर करेगा जरा बताओगे। मैम वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड करेगा, अच्छा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, मैम ये याद नहीं था। नहीं था, क्यों नहीं याद था। एक बात बताओ, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाते हैं नहीं करवाता, मैम नहीं करवाता। तो फिर वो हाई स्पिन बनेगा लो स्पिन बनेगा। हाई स्पिन। हाँ तो बोलो ना, जो भी तुमने पहले बोला ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू आर्यन। तो अगर T2 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पता तो कोई आंसर नहीं होता भाई इतने सिंपल क्वेश्चन में। तो 3 यहाँ पे अनपेयर्ड है, एक यहाँ अनपेयर्ड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड कराता है। मतलब वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, कम स्प्लिटिंग करवाता है, तो पेयरिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गौरव हो गया था ये क्वेश्चन, हम गलत कर दिया था ये। बहुत अच्छी बात है। और किसने गलत किया, सुमित। मैम मेरा सही था। अच्छा, रविंदर, सौम्या। हो गया था मैम। ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। OCH3 और NH, मैंने कहा था अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, राइट। हेलोजेंस को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे OCH3 है, इसके पास लोन पेयर है तो ये एक्टिवेटिंग है। NHCOCH3 ये भी क्या है, एक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। CN और OH मेटा डायरेक्टिंग है, ये तो गलत हो गया ना। CN तो मेटा डायरेक्टिंग है बट OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दिस इज रॉन्ग। दोनों सल्फोनिक ग्रुप और साइनाइड मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक। हेलाइड्स एक्टिवेटिंग नहीं होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी, और आपने से पूछा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना, A, C और D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये GOC से आया। अब तुम देखो भाई, GOC में अगर तुम सिंपल बेसिक चीजें भी तुम्हें ध्यान है ना, मेटा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, सिंपल सिंपल वो क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक कौन दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन कौन दिखा रहा है ना। थोड़ा कार्बोकटायन कार्बोनाइन के बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी तुम्हें पता हो ना, तो बेसिक क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट। क्या बोल रहे राहुल, GOC, हाँ सारी एनालिसिस राहुल करके बैठा है पेपर की। मेरे को एक भेज देना PDF बना के, मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो जो वो नहीं होता, जैसे राहुल पेपर कब है तुम्हारा, मैम 24 को। हाँ राहुल वो स्टूडेंट्स में से है जो वो मेमोरी बेस्ड टीचर कराते हैं ना क्वेश्चन, राहुल ही बनेगा वो बच्चा जिसको मैं फोन करके पूछूंगी जल्दी से बता कोऑर्डिनेशन में से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन से आएंगे, ठीक है राहुल। वेट करना फिर मेरे फोन का लिख के आना सारा हाथ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन 10, तो ये अपना आया है ग्रुप नंबर 14 से। तो अब तो मेरे ख्याल से कराए हो गया, अब मैं नहीं बोल सकती कि छोड़ना था। काशी गए शिव पार्वती, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए,
लेकिन ये जो लेड के साथ है, लेड जो है हमें थोड़ा सा धोखा दे रहा है। यहाँ पे लेड की ज्यादा हो जाती है किससे? टिन से। ठीक है, तो लेड की ग्रेटर देन होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वाला ठीक है। नीचे वाला देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। ये गलत है, क्योंकि सिलिकॉन की ज्यादा होती है जर्मेनियम से। तो पहला ठीक है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर प्लस 3/2O2। देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें बोला है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स करनी नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन दिखता है ना, जो कि चांसेस हैं, तो ये मत छोड़ के आना। क्योंकि अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ढंग से पढ़ी हुई है ना, मतलब बिल्कुल तुम्हें ऐसा नॉर्मल केमिस्ट्री आती है, तो तुम ये आराम से करके आ जाओगे। कैसे? क्योंकि तुम्हें इसमें बस इक्वेशन ही बनानी होती है, जो इक्वेशन दी गई होती है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जो पहली इक्वेशन है ना, सल्फर प्लस 3/2O2, ये गिव्स SO3। इसका मतलब समझो, प्लस 2x किलो कैलोरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस का यहाँ पे साइन आता है ना, राइट। अब नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स SO3। अब इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो -y। इक्वेशन में इस तरीके से लिखते हैं प्लस है, लेकिन जब आप वैल्यू जो आप लिखते हो एंथैल्पी की, तो वो नेगेटिव से आप दिखाओगे एक्सो के लिए। अपने को SO2 के लिए बताना है। एक बार बताओ, SO2 कैसे बनेगा? सल्फर प्लस O2 ऐसे ही बनेगा ना। ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो नेचर में जो एग्जिस्ट करती है, आप उसी को लेके बनाओगे। ऐसा नहीं ऑक्सीजन ले रहे हो आप, O2 लेना है। अब ये कैसे बनाए? बस इन दोनों इक्वेशन को घुमा फिरा के ये हम इक्वेशन तक पहुंचना है। तो देखो, सल्फर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैं इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करूंगी। ठीक है, SO2 मुझे राइट में चाहिए, कहाँ पे है मेरा? लेफ्ट में, तो मैं इस इक्वेशन को घुमाना पसंद करूंगी। क्या कहते हो? हाँ मैम, घुमा दो। अगर मैं इसको घुमा देती हूँ तो मुझे SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 मिल जाएगा। अगर आपने इसको घुमाया तो ये भी घूमेगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। यस और नो? नाउ ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 3/2O2 है या हाफ ऑफ O2 है, तो ये क्या हो जाएगा? O2। ये यानी कि तुमने इन दोनों को ऐड किया, -2x प्लस y, यानी कि y माइनस 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। खुद देखो, मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें। एक मिनट रुकना बच्चों। किसमें 1 मोल बोल रहे हो आप गर्ल? मैम जो पूछा है उसको 1 मोल करना होता है ना। देखो, जब बात आती है ना हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो 1 मोल बनता है ना कंपाउंड, उसके लिए हम हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 मोल ही है। बिल्कुल ठीक बोला है गर्ल ने। ठीक है, जब हम डेल्टा H फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल SO2 है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? y माइनस 2x। बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम रिएक्शन। आइए, पहला है आपका स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है, SnCl to HCl एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका रोजेनमंड रिएक्शन है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड में जा रहा है। थर्ड है इटार्ट रिएक्शन, इसका इंटरमीडिएट पढ़ के जाएंगे सारे। और नेक्स्ट है लास्ट गेटरमैन कोच रिएक्शन है, जिसमें COHCl लिया हुआ है, एनहाइड्रस ClCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
तो अब यहाँ पे AgCN दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डोनर होगा वो नाइट्रोजन होगा। आदर्श ध्यान से देख लो, है ना। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि अटैक तो करेगा, कौन सी साइड अटैक करेगा। क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। अब देखा जाए तो ब्रोमीन आयोडीन अच्छे लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ पे SN2 नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसीलिए Br नहीं हटेगा, I नहीं हटेगा, Br नहीं हटेगा, I नहीं हटेगा, और ये नाइट्रोजन से अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइनाइड नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन मैम में, बस ये चीज गलती कर दी थी। हाँ, तो उन क्वेश्चंस में गलती मत करना जो आपको आते हैं और जो आसान है, ठीक है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स भी लैक ऑफ रिवीजन के कारण ही होती हैं। तो जितना आप अपना रिवीजन को बढ़ाओगे उतना ही आप लोगों को दिखेगा आपका स्कोर इम्प्रूव होते हुए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल से सवाल था, तो ये अपना वही है, कैट जी काओ जी, है ना। RNA में यूरेसिल होता है, DNA में थायामिन होता है। तो एडेनिन में और ग्वानिन में अपने पास प्यूरिन वाली रिंग होती है ना, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड होती है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके। थायामिन में मैंने आपको याद कराया था मीथाइल होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मीथाइल, ये देखो ये रहा। तो सी का सेकंड होगा। सी का सेकंड है क्या? हाँ, 2 ऑप्शन में है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। डी का दोनों में फर्स्ट है, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी देख लो, दोनों साइड डबल बॉन्ड O होता है यूरेसिल में, तो डी का आ जाएगा ये। और अब देखो एडेनिन में क्योंकि प्यूरिन होती है, यहाँ पे सिर्फ पिरिमिडीन है, तो पक्का चाहे आपको कुछ पता हो या नहीं पता हो, साइटोसिन का तो 4th हो जाएगा और एडेनिन का क्या हो जाएगा? 3rd वाला हो जाएगा। यानी कि A का 3rd, B का 4 और बाकी का C का 2nd, D का 1st हो जाएगा। जिसने बायोमोलिक्यूल नहीं किया वो तो अब कोई फायदा भी नहीं है देखो करने का, जिसने कर लिया उसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। हो जाएगा। स्ट्रक्चर है ये, इसको बनाने का तरीका जैसे मैंने बनाने का तरीका सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। The successive 5 ionization energy of an element are 800, 2400, 36, 25,000, 32,000। गलत नहीं करना है रविंदर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू देख के ये पूछा जाता है कौन से ग्रुप का है, कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम अब ध्यान रखना नहीं करना यार, ऐसी गलती हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में तुम्हें ये मिले इस टाइप से, क्योंकि ये आते रहते हैं सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है किन 2 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के बीच में बहुत ज्यादा जंप आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है 3600 से 25,000, तो 3 वैल्यूज के बाद आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उस ग्रुप में, ठीक है। तो यानी कि वो कौन से ग्रुप का हो गया? ग्रुप 13 का हो गया, ठीक है। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहती हूँ, अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब लगभग 7 से 10 टाइम्स दिख रहा है, तो समझ जाना वो एल्कली मेटल होगा कोई, ठीक है। क्योंकि एल्कली मेटल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही नोबल गैस बन जाती है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो एल्कली मेटल होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ऑलमोस्ट आपको डबल दिखेगी। मान लो अगर लेट से 799 है तो ये लगभग 1500 के आसपास मिलेगी, 1500 1600 के आसपास, ठीक है। तो वो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे ग्रुप 18 की होगी, नोबल गैस। पीरियड पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, वो तुम बता दोगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? ग्रुप नंबर 30, ठीक है।
अब हमें देखो इससे दो बातें तो फॉर श्योर हो जाती हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गए, 3 है, ग्रुप 13 का है। अच्छा इसमें ये कैसे, एक सेकेंड, इसमें ये है, इसमें ये कैसे बताओगे कि कौन सा एलिमेंट है? ये तो नहीं बता सकते ना तुम। क्या नाम है राहुल? तभी पूछ रहा हूँ कि कुछ और हाँ, दिया होगा तभी नहीं, पूछ फिर रहा हूँ। पीरियड कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पा रहे हैं ग्रुप 13। अब हमें ये तो पता चल गया बोरोन फैम, बट हमें क्या पता एल्यूमिनियम है, गैलियम है, क्या है? हमें नहीं पता ना इंडियम थैलियम कौन है। तो वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप ही पूछेगा, ना कि पीरियड पूछेगा। ठीक है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप। आगे देखो, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 46। आपसे पूछा है ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड MX2 are 65.5 and 164। देखो आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बतानी है, ठीक है। सो आई होता है 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाँ बताओ। नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, पता चले वहां जाके हो गए तुम कंफ्यूज। तो ये कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद? 2.5 कितना? उल्टा लिख दिया। 2.5 क्या उल्टा लिख दिया मैम। observed and normal molar, एक सेकेंड, observed and normal masses of compound MX2 are 65.6 and 164 respectively। 164 by 65.6, तो ये कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद? 2.5। ठीक है, 65.6, तो ये आ रहा है अपना 2.5 आ रहा है। तो इसमें एक सेकंड रुको, अल्फा निकालना है ना इसमें। अच्छा, अरे अरे, आई निकालना है पहले तो, फिर वो करना है, ठीक है। 1 + n क्या हो जाएगा? mx2 m2 + 2x नेगेटिव, तो n हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब निकल जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कितना आ गया ये? 75%। यस परसेंटेज में निकालोगे 75% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर फॉर 5-phenyl pent 4-in-2-ol बनाओ। 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 पे अपने पास फिनाइल है, ठीक है। 4 पे क्या है? इन है, और 2 पे क्या है? ओल है। चलो अब देखते हैं कितने बनेंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों है गर्ल? श्योर नहीं हूं अपने आंसर को लेके। एक तो ये कायरल सेंटर हो गया आप लोगों का, और ये GI दिखा रहा है ना। तो 2 की पावर n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा? देन चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस 3 स्टेप। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। देखो, तो जब हम ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जहां पे रेट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है उनके करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऐड हो जाएगी, और जो डिवाइड में रेट कांस्टेंट है माइनस हो जाएगा, यानी कि EA1 + EA3 - EA2। लेकिन यहाँ पे देखो अंडर द रूट में भी है, तो जो भी होगा, जैसे 1/2 है ना, उसको आप आगे ले आओगे। ये कैसे आता है? जब आप आरएनएस इक्वेशन लिखोगे, तो जब आप लिखते जाओगे, पुट करोगे आगे,
तो अपने आप ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो बस आपको पेपर में पूरा डिराइव करने नहीं बैठना, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट। तो हाफ ऑफ EA1 अपने पास 60 है प्लस EA3 आपके पास 10 है माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 20। ठीक है, बोलो भाई। हाँ जी बोलो। ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा ऊपर? क्या कैसे लिखा बेटा? वो माइनस में EA2। देखो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। देखो अगर लेट से मेरे पास ये है K1 K3 K2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता अरेनियस, एक बार देख लो सारे बच्चे फिर भी, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? A इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस E/RT होता है ना, K इज इक्वल टू, राइट। तो K1 क्या लिखोगे? A1 ई रेज टू द पावर माइनस EA1/RT, है ना। ये कैसे लिखोगे? A3 ई रेज टू द पावर माइनस EA3/RT, यस और नो। और नीचे कैसे लिखोगे? A2 ई रेज टू द पावर माइनस EA2/RT। देख रहे हो नितांत? A1 A3 A2 इसको मैंने अलग लिख लिया, इसको कैसे लिखूंगी देखना, माइनस EA1 प्लस, सॉरी प्लस EA2, हाँ माइनस EA3/RT। देखना ध्यान से देखो नितांत। अब माइनस तुम कॉमन ले लो, अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे ये प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। देखना EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, अब इक्वेट कर दो ना इसको, आ जाएगा ये, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है। डन, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ध्यान रखना यहाँ पे अंडर द रूट है, तो यहाँ पे अंडर द रूट वाले केस में क्यूब रूट दिया हो या स्क्वायर रूट दिया हो, जो दिया हो उसको पावर को आगे ले आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोकार्बन X दिया हुआ है विद मोलर मास 80 ग्राम एंड 90% कार्बन हैज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। है कोई बच्चा जिसने किया था ये, स्किप मारा? सुमित ने करा, संदीप ने करा, सक्षम ने करा। देखो अब हाइड्रोकार्बन है ना, मतलब हमें ये पता चल जाए कि कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने हैं, बात बन जाएगी। तो हमें ये भी पता चल जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने, फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, है ना। चलिए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि भाई कार्बन है कितने, मुझे परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है, तो क्या करूंगी, X इंटू मास ऑफ कार्बन, है ना, मुझे नहीं पता ना कितने कार्बन है, बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं हम परसेंटेज एलिमेंट का। तो ये आपको दिया हुआ है 90%, हमें नहीं पता कितना कार्बन है, मास ऑफ कार्बन कितना होगा 12/80 इंटू 100। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये कैंसिल आउट कर लो तुम लोग, ये कितना आ जाएगा 6। देखो ध्यान से, आ गया? डन। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है। तो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन चाहिए आपको, कितना हाइड्रोजन आ जाएगा आप लोगों का, या फिर ऐसे भी क्यों करना है अपने को, CXHY है ना। आओ, ये हमें पता चल गया X6 है, ठीक है। चलिए मोलर मास कैसे लिखूंगी, 6 इंटू कार्बन का 12,
हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू वाई, पूरा का कितना मोलर मास है 80, तो वाई कितना आ गया यहाँ पे 8, और वाई अगर 8 आ गया तो C6H18 तुम्हारे पास वो हाइड्रोकार्बन है। सिंपल है, बस यही है, तुम्हें सोचना है, सोचते सोचते आंसर भी आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालोगे, कार्बन +1 माइनस H/2 निकाल लो, आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल था, इस तरीके से कर लोगे। चलिए आइए, चलो ओके, नेक्स्ट है आपका कैरियस मेथड से क्वेश्चन है। इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड दे रहा है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है। ठीक है, चलिए भाई, तो अपने को ये देखना है ब्रोमीन की परसेंटेज निकालनी है मेरा बेटा। तो एक बात बताओ, AgBr में कितना ब्रोमीन है, AgBr का मोलर मास क्या हो जाएगा 188, तो 188 ग्राम AgBr में मेरा 80 ग्राम ब्रोमीन है, बोलो क्या कहते हो। तो 0.15 ग्राम AgBr में मेरा कितना ब्रोमीन होगा, क्या ये तुम निकाल सकते हो। हाँ मैम हम निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ये है, उसमें से ब्रोमीन कितना है इनटू 100, बोलो क्या कहते हो। हाँ जी, डन। कितना आ रहा है इसका सोल्व करने पे आंसर, बोलो, कोई नहीं करके आया क्या। 254.7 254.7 एग्जैक्ट आ रहा है क्या ये, 255 लगा के 255, ठीक है सही है ना 255, मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम है। ठीक है, 255 है तो ठीक है आंसर। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ये सारा पेपर 2025-24 का ही लग रहा है मेरे को। खैर कोई नहीं, पेपर चाहे आपका PYQ से आया हो, चाहे उन्होंने अलग से बनाया हो, डजंट मैटर, देख लो। अब यही टाइप का पेपर तुम्हारे फाइनल पेपर में भी रहने वाला है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मैं पूछ रहा था, एक बार 62 बता देते। कहाँ है बेटा 62 62? मैम सॉरी गलत हो गया, वो क्वेश्चन था ना एक कलर वाला वो। हाँ वो बेटा मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो तुम्हारे इनऑर्गेनिक सोल्ट में से था क्वेश्चन, ऐसा कुछ सल्फाइड वाला क्वेश्चन था ना, तो क्योंकि वो मैंने नहीं करवाया है, आप लोगों ने भी नहीं किया है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिया है। वो आपका इनऑर्गेनिक सोल्ट एनालिसिस से था। यस मैम वो वाला नहीं, वो जिसमें निकल क्लोराइड दे रखा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला क्या। यस मैम ये वाला। हाँ इसमें देखो सुमित क्या है ना, पहली बात तो हमें ना डायरेक्ट लर्न ही करने पड़ेंगे कलर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इकलौता, कि जब इथेन 1,2-डायमीन तुम ऐड करोगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल में, तो जो कलर चेंज ऑब्जर्व होगा वो, मतलब उसने डायरेक्ट कलर ही पूछ लिया तुमसे। तो अब मान लो कलर, बेशक तुम्हें ये भी पता हो ना कि इसकी एनर्जी कम है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तब भी तुम्हें कलर का तो यहाँ पे आइडिया होना, मतलब कलर पता ही होना चाहिए था, तुम्हें पता ही चाहिए कि यहाँ पे जो आपको एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया है निकल का, वो ग्रीन इन कलर होता है, वरना क्वेश्चन का आंसर वहां पे आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। यस मैम। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, और टेंशन मत लो, ऐसे कोई वांट शंट क्वेश्चन नहीं देगा डायरेक्ट लर्न करने वाला, देगा तो एनसीईआरटी में से ही देगा जो तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कुछ अलग से वो उठा के नहीं देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है ओके मैम। यस ठीक है,
तो यही था। और मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों के, एक तो वो क्वालिटेटिव, वो जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक वाला था वो था, एक और था शायद, पता नहीं किससे था, वो थर्मोडायनेमिक्स से था या इक्विलिब्रियम से था। तो ये टोटल 23 क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। कोई इसमें से डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, वरना मैं एक बार सिमरन के डाउट्स ले लेती हूँ। ठीक है, सिमरन आपका ले लेती हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ये डाउट सेशन लग रहे हैं क्या केमिस्ट्री के, जो ये 2 से 3 वाले का जो ये टाइम है, ऐसा कुछ है क्या? तुम जाते हो, लिंक पे क्लिक करते हो तुम लोग, या तुम लोग जाते ही नहीं? राहुल देखो, अगर तुम नहीं जा रहे हो दैट इज डिफरेंट, वो तो तुम मतलब लाइक तुम लोगों को है नहीं डाउट इसलिए। वैसे कोई जाता है क्या उसमें? मैम लिंक ही नहीं है। लिंक नहीं है? नो मैम, अभी तो ऐसी कुछ नहीं आई। मतलब तुम किसी की भी तरह का सेशन नहीं अटेंड कर रहे हो, ये है क्या? मैम केमिस्ट्री में तो नहीं कर रहे। अच्छा फिजिक्स का तो एक्स्ट्रा सपोर्ट का मैम ले रही होगी ना, मनीषा मैम, का वो सेशन था एक। और वो हर्षित सर का तो वो था। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। सिमरन हाँ मैं तुम्हारे को करा देती हूँ। बाकियों को भी समझना है तो रुक जाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का समझना है सिमरन को। अगर बाकी किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं एक बार समझा देती हूँ, आ जाओ। देखो बस सिमरन, जो यहाँ से आपने भेजा है ऊपर ट्रेंड्स इन M+2M, वहां से ना? यस मैम। देखो सबसे पहली चीज जो है इसमें M+2 से M, मतलब जो आपका मेटल +2 में है वो मेटल मतलब 0 उसमें जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो अगर कोई आपका मेटल +2 से 0 में जा रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है ना? अगर वो रिड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहता है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, है ना? यस मैम। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन की गेन करने की। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव में होगा, तो मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। पहली चीज तो ये। तो जो आपका एनसीईआरटी लिखता है ना कि जो आपके स्कैंडियम से लेकर वो कह रहे हैं जिंक है ना, वो कह रहे हैं कि कॉपर शोज अ यूनिक बिहेवियर इन द सीरीज। मतलब कॉपर एक ऐसा बंदा है जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, यानी कि जब कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है तो 0.34 उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाना चाहेगा, यस और नो? यानी कि कॉपर +2 में नहीं जाना चाहेगा। देखो मतलब नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ड्यू टू which is due to the reason that sum of enthalpy of sublimation and ionization is not balanced by hydration। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें बोला कॉपर +2 में नहीं जाना चाहेगा। कॉपर +2 में कैसे जाएगा देखना एक बार। जब कॉपर +1 में जाएगा तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जिसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। कॉपर +2 में जाएगा तो उसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, यस और नो? बोलो। यस मैम। और फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूंगी तो एक्वस फेज में बात करूंगी मैं, है ना, जहां पे आपका लाइक वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे तो वहां पे आपकी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी।
ठीक है। अब वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसका वो रीजन दे रहा है कि कॉपर +2 में क्यों नहीं जा रहा। जाना तो चाहिए, क्यों? क्योंकि जब कॉपर +2 मिलेगा हमें एक्वस फेज में, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, है ना, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो इस हिसाब से तो कॉपर +2 जाना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो कॉपर से कॉपर +2 में जाने के लिए जो तुम्हें 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए वो ज्यादा चाहिए। तो जितनी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है ना, उससे ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगानी पड़ेगी, इसलिए कॉपर +2 में नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यही बोल रहा है वो, sum of enthalpy of sublimation and ionization is not balanced by hydration energy। sublimation कौन सा? जब ये सॉलिड फेज में था और गैस में जाने के लिए जो सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। देख रहे हो? यस मैम। हाँ, और इसी रीजन की वजह से जो कॉपर है ना, वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा एसिड से, क्योंकि देखो, क्योंकि कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगी जब एसिड से जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन तो कॉपर कर रहा है। ये एक मिनट रुको बच्चों, हाँ, लेकिन गेन तो ये कर रहा है, मतलब गेन तो कॉपर कर रहा है, तो ये नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए कॉपर जो है वो H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। देन इतना फर्स्ट पैराग्राफ। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है सेकंड पॉइंट, देखो, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर मैग, इसको मैं हटा, चलो है पेज। फिर देखो क्या बोला हुआ है, मैग्नीज के लिए, निकल के लिए, जिंक के लिए वैल्यू ऑफ E0 आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनरल ट्रेंड ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ डी सबशेल इन Mn2+। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो M2+ और M की इनके लिए वैल्यू है ना, वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, है ना। Mn+2 में जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि 3d5 4s2 से इसको 3d5 मिल रहा है, हाफ फिल्ड हो रहा है ना ये, तो स्टेबिलिटी आ रहा है। ऐसे निकल +2 में जाना चाहेगा, क्योंकि इस केस में क्या बोला गया है कि नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होगी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग कर रहा है, इसलिए निकल +2 में जाना चाहेगा, राइट। और ऐसे ही जिंक +2 में जाना चाहेगा, D10 फुल्ली फिल्ड, ये लिखा हुआ है हाँ, ठीक है। देखो यस मैम। बस आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, टेबल बना रखी है, टेबल में ये दिखा रखा है तुम्हें, हाँ, टेबल में ये लिखा हुआ है, जहां पे देखो ऊपर M2+ से M में सिर्फ कॉपर ऐसा है जो 0.34 है, दिख रहा है तुम्हें, बाकी सब नेगेटिव है, दिख रहा है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है जी। उसके अलावा M3+ से M2+ में देखो, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, पॉजिटिव, हायर पॉजिटिव साइड हुआ, तो मतलब जो मेटल +3 में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जाना चाहेगा, राइट। जिसकी वैल्यू कम आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। अच्छा, सारे बैठे हो क्या? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है वो फिर, ए वेरी लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +2। एक बात बताओ, स्कैंडियम क्या होता है, 21 होता है, 4s2 3d1 होता है। जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा उसमें, सारे गए s वाले d वाले। और स्कैंडियम +2 में क्या होगा, अपने पास ये क्या होता है, यही होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 3d1 बच जाएगा। अब स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल है स्कैंडियम +2 में, और आपको पता भी है स्कैंडियम सिर्फ
+3 ही दिखाता है, उसके अलावा नहीं दिखाता। तो यहाँ पे वो कुछ ही नहीं बचा उसके पास, नोबल गैस है, और यहाँ पे D1 है, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, स्कैंडियम +3, तो +3 +2 में जाना ही नहीं चाहेगा, इसलिए वो कह रहे हैं उसकी लो वैल्यू आ रही है, जिसका मतलब ये है कि स्कैंडियम +3 आयन विच हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल है, तो स्कैंडियम +2 में क्यों जाना चाहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, फिर वो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिंक की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, और अब जिंक की हाई वैल्यू का मतलब क्या है, सोचो सारे बच्चे, कि जिंक +2 में जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, बच्चों बोलो। मैम जाना चाहिए। वेरी गुड, जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे उसको D10 मिल रहा है, तो ये जाना चाहेगा, तभी वो कह रहे हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए, बस यही पूछना था। Yes, मैम। अच्छा, हो गया। बस इसी तरीके से तुम बाकी पॉइंट्स को भी, अगर नहीं मान लो कोई आता है, इसी तरीके से तुम बाकी पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकती हो। ठीक है, और अगर मान लो फिर भी कंफ्यूजन होती है तो एक बार तुम्हें 15-20 मिनट लगेंगे, वो रिकॉर्डिंग चला लेना 1.5x की स्पीड पे, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट आता है, अगर तुम्हें ये मेरा बताया हुआ आ गया, गुड टू गो है। ठीक है जी, तो ये है बच्चों, कल हम क्या करेंगे, कल हमारा थोड़ा एक्सेप्शंस वाला पेंडिंग काम है, उसको कंप्लीट करेंगे, और बस फिर हमारे पास 2 ही दिन बचेंगे, है ना, मतलब बचेंगे तो शायद 1-2 एक्स्ट्रा बचेंगे, उसमें तो डिस्कशन होगा, और जो 2 दिन बचेंगे पढ़ाई करने वाले, उसमें हम लोग पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है सबको? 50-50 क्वेश्चन का सेट होगा, तुम ही करोगे क्लास में बैठ के सोल्व। ठीक है, तो मतलब ये लगा लेना, तुम्हारे सामने मैं पेपर खोलूंगी और तुम बैठ के उसको क्वेश्चन सोल्व करोगे, इस मतलब जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं नहीं आप करोगे, राइट। तो हम फिर कल मिलते हैं। अगर जितना मैंने कराया है, मतलब पेपर में अगर कोई डाउट